सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगांवकर। ए पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी सी मजेदार कहानी है जिसमें नानू कक्का मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं है। नानू कक्का अपनी चतुराई और कुछ हद तक छल का इस्तेमाल करके मंत्रियों तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। कहानी में कई मजेदार घटनाएं होती हैं जहां नानू कक्का अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं। अंत में नानू कक्का अपनी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके मंत्रियों से मिलने में सफल हो जाते हैं। माँ की आवाज ने मुझे हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, नानू कक्का आ रहे हैं। मैंने कहा, हे भगवान, क्या हम उन्हें मैसेज नहीं भेज सकते कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या फिर मेरा ट्रांसफर हो गया है या कुछ और? माँ ने कहा, नहीं बेटे, वह पहले ही से ट्रेन में होंगे। इसके अलावा उसने आश्वस्त करते हुए कहा, वैसे भी उनका कहना है कि वह यहाँ 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। मैंने कहा, वह इस गर्मी में दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? माँ ने कहा, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, क्या? इसका मतलब है कि वह यहाँ हफ्तों रहेंगे? मंत्री सब तो आम जनता को हफ्तों महीनों तक नहीं मिलते। हे भगवान! माँ ने कहा, अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि वह उससे मिलने का जुगाड़ लगा लेंगे, चाहे वो दिन हो या रात, कोई भी समय। माँ हमेशा अपने परिवार के पक्ष में बहुत वफादार रही हैं और आखिरकार नानू काका उनके भाई हैं। दूसरी ओर मैं मंत्रियों को लेकर कश्मकश में रहता हूँ। मैं परिवीक्षा पर एक उप सचिव हूँ और हमें कुछ यूं प्रशिक्षित किया गया है कि मंत्रियों को ऐसा सम्मान दिया करो जैसे वो भगवान से 2 कदम ऊपर हो और सचिव 1 कदम ऊपर। जब ट्रेन आई मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। नानू काका सेकंड क्लास की गाड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। प्रभावशाली मूछों के साथ एक असाधारण व्यक्तित्व और सफेद बाल वाले। वह अभी भी पुराने जमाने के घुटने की लंबाई के काले कोट और दक्कनी ब्राह्मण की तरह रेशम की लाल पगड़ी पहनते हैं और अपने कंधों पर एक सफेद अंगोछा लपेटते हैं। जैसे ही मैं गया, उन्होंने मुझे एक टोकरी सौंपी और फुसफुसाते हुए कहा, इसे बाहर निकालो जल्दी, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने टोकरी को अपनी बाह में दबा लिया और मुड़ गया, और किस्मत में था एक विशाल मारवाड़ी महिला से टकराना जिसका सिर बुर्का में ढका हुआ था। लेकिन मेरी क्षमा याचना टोकरी से निकलने वाली अजीब सी आवाज में दब गई। एक नाराज बिल्ली के बच्चे का विरोध। स्पिट्स स्टब्स म्याओ म्याओ म्याओ। मैं बिल्ली के वार से बचने के लिए झुक गया और पीछे दौड़ा और भीड़ के साथ घुल मिल गया और दबते दबाते दरवाजे से घुस गया जो किसी सिख की विवाह पार्टी थी जो समाप्त हो रही थी। नानू कक्का को आने में काफी समय था। स्टेशन का यार्ड लगभग खाली हो गया था और आखिरी तांगा भी जा चुका था जब वह एक चापलूस टिकट निरीक्षक के साथ बाहर आए। जैसे ही वह मेरे पास आए, वह मुझे बताने लगे, थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी और वे रिजर्वेशन के बिना सेकंड क्लास के टिकट जारी नहीं करते। थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास में सफर करना था, लेकिन यह सब बड़े आराम से ही हो गया। इतना अच्छा आदमी है यह अपना टीसी। तुमने देखा कि वह कैसे मेरे साथ सही तरीके से पेश आया ताकि कोई परेशानी ना हो। बिल्ली बच्चे ने तो बेशक मुफ्त यात्रा किया। कैसा है यह बिल्ली? मैंने कहा, बहुत शांत है। मैंने पूरी उम्मीद से सोचा शायद यह मर चुका है। हम कार में सवार हो गए और इससे पहले कि मैं दूसरे गियर में बदलता, नानू काका ने पूछा, और तुमने मंत्रियों से मेरे मिलने की व्यवस्था कब की है? देखो, 2-3 दिन से ज्यादा मैं यहाँ नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। मैंने सोचा यही सही समय है स्पष्ट बता देने का। मैंने कहा, मामा देखो, मैं केवल एक उप सचिव हूँ, वह भी परिवीक्षा पर, और यह मेरी नौकरी से ऊपर की बात है कि मैं मंत्रियों के साथ साक्षात्कार कराऊं। नानू कक्का ने कहा, ओह, वैसे मुझे उम्मीद थी कि, खैर, मैं देखता हूँ। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। उन्होंने एक चुटकी नस्वार लिया, अपनी अंगुलियों को बड़े मीठे अंदाज में अंगोछे पर पोंछा और वापस बैठ गए, अपनी आंखें बंद करते हुए और भौं को सिकोड़ते हुए, जैसे बड़ी गहरी सोच में हो। उन्होंने अपनी जीभ को बिल्कुल खास दक्कनी अंदाज में कई बार टकटकाया, मानो दया आ रही हो। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से सजा था। वह बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से फूले न समाई और उन्होंने नानू काका से बहुत बतंगड़ किया। मैंने ये भी पाया कि माँ ने
नानू कक्का को मेरे बेडरूम में जगह दे दिया है, इसीलिए मुझे पीछे के बरामदे में अपने लिए एक चारपाई डालनी पड़ी। माँ के दबाव डालने पर मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली थी और दोपहर में मैं नानू कक्का को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचा। वहां वह मंत्री को देखने गए थे और मैं कार पार्क में इंतजार करने लगा। 2 घंटे में वह मराठी गालियां बड़बड़ाते हुए निकले। मैंने उनसे यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ था, और एक शब्द कहे बिना मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। हालांकि वह थोड़ी देर में शांत हो गए और कहा, 2 घंटे मैंने खर्च किया। एक चपरासी से दूसरे तक भेजा जा रहा था, गलियारों से गुजर रहा था, और अंत में मैं एक उप सचिव से अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब रहा। अब से 3 दिन। शर्मनाक, शर्मनाक। और मराठी गालियों की एक और श्रृंखला शुरू हो गई। भाषाई आपातकाल में मेरे मामा हमेशा अपनी मातृभाषा का रुख करते थे। तभी एक पीले रंग की विदेशी स्पोर्ट्स कार हमसे तेजी से आगे निकल गई, लगातार हॉर्न बजाते हुए, और गाड़ी से एक युवक ने मेरी तरफ अपना हाथ लहराया। अभी नानू कक्का ने पूछा, कैसा बदतमीज आदमी है ये? कौन था वो? मैंने कहा, बंदे का नाम रतिराम है, उसी मंत्रालय में काम करता है जिसमें मैं हूँ। नानू कक्का ने कहा, अच्छा। फिर मैंने बातचीत बढ़ाने के लिए कहा, हजरत बरकत अली के व्यापार आयुक्त के रूप में उसके जाने के बारे में कुछ चर्चा थी। आप जानते हैं, जो राजदूत हैं, लेकिन अब वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नानू कक्का ने मुझसे पूछा, अच्छा, तुम्हें ऐसे किसी विदेशी कार्य पर क्यों नहीं भेजे जाते? फिर मैंने कुछ हद तक बेरुखी से कहा, एक विदेशी असाइनमेंट पर भेजा जाना एक मंत्री से साक्षात्कार प्राप्त करने के बराबर है। इसमें मेहनत और पैरवी लगती है। रतिराम जो है वो सोहन लाल रतिराम का बेटा है। आप जानते हैं ना सोहन लाल को, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है वो। नानू कक्का एक झटके से उठ बैठे। अरे, ये क्या क्या कहा तुमने? सोहन लाल रतिराम का बेटा? क्या गजब बात की तुमने। खैर, ठीक है। वह अपनी सीट पर वापस झुक गए और बहुत देर तक मुझे घूरते रहे। नानू कक्का ने कहा, अब मुझे डील करने दो। तुम्हारे पास एक बंद गले का एक जोधपुरी कोट है ना? बढ़िया है तब। और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? नहीं? ठीक है, मुझे इसे तुम पर बांधना होगा। हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। यह टाई और कॉलर का ट्रेंड इन दिनों अच्छा नहीं है। चलो घर चलते हैं, तुम्हारे कपड़ा बदलने के बाद हम उससे मिलने जाएंगे। मैंने पूछा, किससे मिलने? नानू कक्का ने कहा, क्यों? लाला सोहनलाल से, बेशक। मैंने पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? नानू काका ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने जोधपुर कोट पहन लिया और नानू कक्का ने मेरे सिर के चारों ओर एक विशाल नारंगी पगड़ी बांध दी, और सोहनलाल के घर के लिए निकलने से पहले नानू कक्का ने मुझे सावधान किया, ऐसे पेश आना जैसे तुम मेरे अंगरक्षक हो। एकदम सफेद और साफ कपड़ों में एक सचिव ने हमें रिसीव किया और विनम्रता से हमारा काम पूछने से पहले हमें एक ठंडे सफेद कमरे में ले गया। नानू कक्का ने लापरवाही से बोलना शुरू किया, बस यूं ही मिलने आ गया। मेन बात है कि मैं जमींदारों के सम्मेलन के लिए दिल्ली आया था। बस एक अनौपचारिक सभा। आप तो जानते हैं, चूंकि हम जमींदार लोग ना बिल्कुल लोकप्रिय नहीं हैं इन दिनों। उपराष्ट्रपति ने एक संदेश भी भेजा है। वह मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वह कल तक वाशिंगटन से नहीं आ पाएंगे। मुझे लगा कि मैं जब तक लगे हाथ लालाजी सोहनलाल से मिल लूं और उन्हें बता दूं कि हम जमींदारों ने कृषि वोट के लिए क्या व्यवस्था की है। नानू कक्का एक तरह से दम तोड़ रहे थे, और मैं देख सकता था कि वह वास्तव में उस सचिव पर अपनी छाप नहीं बना पा रहे हैं, जो सिर्फ विनम्र बना हुआ था और इस सबको हल्के में ले रहा था। फिर सचिव ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। वैसे वो बहुत ऐसा कम ही होता है कि बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलते हैं। लाला जी अवश्य ही फ्री रहे होंगे, क्योंकि बगल के कमरे से हमें हुक्का की हल्की हल्की गुड़गुड़ाहट हमें सुनाई दे रही थी, और तभी हमने घमंडी सचिव को उनसे बात करते सुना। नानू कक्का ने मुझसे पूछा, वैसे दिन कौन सा है आज? मुझे लगा कि वह सामान्य से तेज आवाज में बोल रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मंगलवार। नानू कक्का ने कहा, ओहो, बस मंगलवार? हाँ, और सोचो, रविवार को मैं बेरूत में था। कितना अद्भुत है ना? मैं बड़ी मुश्किल से इस बात को पचा पाया। मैं सहमत हो गया। हाँ, सच में कितना अद्भुत है। फिर नानू कक्का ने कहा,
और अगर मैंने हजरत की बात सुनी होती तो मैं अभी भी विदेश में ही होता। अरे वह पुराना दोस्त हजरत बरकत मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मर रहा था। बगल के कमरे की हुक्का की लगातार हो रही गुड़गुड़ाहट वाली आवाज अचानक बंद हो गई थी। फिर नानू कक्का ने मुझसे पूछा, क्या कहा तुमने? मैं वहां रुका क्यों नहीं? हालांकि मैंने कुछ पूछा ही नहीं था। नानू कक्का ने कहा, मुझे भी उसने कूटनीतिक बातचीत में शामिल कर लिया था। इसके अलावा बॉम्बे से एसके मुझे मैसेज पे मैसेज भेज रहे थे। बस यही वह लम्हा था जब लाला सोहन लाल रतिराम अपने सचिव के साथ डगमगाते हुए भीतर के कमरे से बाहर आ गए। और उस वक्त से सब कुछ एक मौसमी राजनीतिक प्रचारक की शालीनता से भरी मेजबानी तले दब गया था। जैसे ही परिचय समाप्त हुआ, सचिव को जल्दी जल्दी कॉफी, मिठाई और पान लाने के लिए भेज दिया गया। असल मुद्दे पर आने से पहले उन्होंने जमींदारों और वोटों और मौसम के बारे में थोड़ी देर सावधानी के साथ बात की। अभी सोहनलाल ने एक खुशामद भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। अच्छा है। नानू कक्का ने कहा, ओह मेरा यार बरकत, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं हजरत बरकत को जानता हूँ? दरअसल हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह मानता था वो। इससे भी मजे की बात है, वास्तव में आज भी वह कभी भी मुझसे सलाह किए बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेता। और जब पीएम ने उसे दूतावास की पेशकश की, आपको क्या लगता है कि उनका मन किसने बनाया था? सोहनलाल ने कहा, आप? नानू कक्का ने कहा, "हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैंने ही। अरे अच्छा और पुराना यार है मेरा बरकत। सोहनलाल बहुत जोर से हंसे। हा 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 हा। अब उनके पान के धब्बे वाले पूरे दांत दिख रहे थे। फिर सोहनलाल ने कहा, फिर तो यह एक भाग्यशाली दिन है कि आप मेरे गरीब खाने में आए हैं। सचमुच बहुत खुशकिस्मत की बात है, क्योंकि मेरा बेटा वह यहाँ वित्त मंत्रालय में है। वह हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर के रूप में जा रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि कितना घोर धंधा भ्रष्टाचार होता है। लगता है किसी ने मेरे बेटे के बारे में राजदूत के दिमाग में जहर भर दिया है, बेनामी संपत्ति से संबंधित कुछ लेन देन के बारे में। यद्यपि यह पूरी तरह से वैध था। नानू कक्का ने आगे कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश की और फिर कहा, अरे यह तो बड़े आराम से हो जाएगा। मैं लिखूंगा और बरकत को लिख दूंगा काम कर देने के लिए। नहीं नहीं, खैर मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार हम ऐसा है कि हम लोग जनता की नजरों में रहने वाले लोग हैं। एक दूसरे के लिए काम अवश्य करना चाहिए। एक अच्छा काम करने के बाद एक और करना चाहिए। नानू कक्का ने अपने चांदी के नसवार की डिबिया को खोला और एक चुटकी ली। फिर अंगूठा देते हुए अचानक से कल्याण मंत्री का नाम लिया। सोहनलाल के चेहरे पर ठहरी हुई मुस्कान गायब हो गई। फिर सोहनलाल ने कहा, क्या वो आपके दोस्त हैं? नानू कक्का ने कहा, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोहनलाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ फिर तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वह बंदा ऐसी एहसान फरामोशी। भाई मैंने उसे टिकट दिया, उसकी उस तरह से मदद की और बदले में मुझे क्या मिला? यह पता चल गया कि कल्याण मंत्री और लाला सोहनलाल, जो कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, अब पिछले साल से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। जब कल्याण मंत्री ने अपनी बेटी के लिए लालाजी के बेटे के शादी के प्रस्ताव से इनकार कर दिया था, सोहनलाल गुस्से से फुफकार उठे। उसको राजकुमार चाहिए। अरे राजकुमार की क्या हैसियत है आजकल? और राज की बात मैं आपको बता दूं कि कल्याण मंत्री ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मुझे हैरानी होगी कि अगर उसे अगले चुनाव के लिए टिकट मिल जाए। सचमुच बहुत हैरानी। वह मेरे बेटे को नीचा दिखाना चाहता है और उसे एक राजकुमार चाहिए। हह! और इससे भी मजेदार बात यह है कि मुझे बताया गया है कि उन्होंने अभी तक कुंडली भी नहीं मिलाई है। यहाँ तक कि दोनों पक्षों के ज्योतिषी भी यह नहीं तय कर पाए हैं कि यह शुभ जोड़ी होगी भी या नहीं। नानू कक्का ने भी उसी अंदाज में कहा, वाकई शर्म की बात है। शर्मनाक। वैसे किस राजकुमार के बारे में कहा आपने? सोहनलाल ने कहा, अरे कोई दो आने का राज है, निन्नौर नाम है। फिर उसके तुरंत बाद हम लोग घर से निकल गए। नानू कक्का ने फिर से सोहनलाल से वादा किया कि वह अपने पुराने दोस्त बरकत को लिखेंगे उनके बेटे के बारे में। जैसे ही हमने गाड़ी आगे बढ़ाई, लाला जी और उनके वरिष्ठ सचिव दोनों पोर्चे से उन्हें झुककर नमन कर रहे थे। उस शाम नानू कक्का असाधारण रूप से खामोश थे।
और रात के खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर चले गए। लेकिन सुबह में वह फिर से चहक रहे थे। फिर नानू कक्का ने कहा, हम आज सुबह मंत्री जी के घर जा रहे हैं। मैंने अनुरोध किया, मैं नहीं, कृपा कीजिए मामा। नानू कक्का ने बोलने से पहले थोड़ी सूंघनी ली और उस समय तक ये लगा वह भूल गए कि मैंने क्या कहा था। फिर नानू कक्का ने कहा, तुम्हारी यह कार बहुत छोटी है, हमें कुछ ज्यादा प्रभावशाली गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तुमने देखा कि उस सचिव ने पहले हमारे साथ लिया दिया व्यवहार किया। अगर हम बड़ी कार में गए होते तो उसका व्यवहार कुछ और होता। मैंने पूछा, तो टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नानू कक्का ने कहा, नहीं, टैक्सी नहीं, एक निजी कार हो, जिसे वर्दी पहने हुए एक चालक चला रहा हो। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। मुझे याद आया कि मेरा एक जानने वाला कुछ महीनों से एक विशाल आलीशान विदेशी कार बेचने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ बारात के लिए बनाई गई होगी। मैंने इसके बारे में नानू काका को बताया। नानू काका ने बड़ी जिंदा दिली से सुझाव दिया, ये हुई ना बात, हम इसे बस थोड़ी देर के ट्रायल के लिए बाहर ले जाएंगे। फिर मैंने कहा, हाँ, मुझे यकीन है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सच में एक खरीदार की तरह दिखें। लेकिन क्या हम दिख रहे हैं? मोटर गाड़ियों के दलाल को 1 मील दूर से ही पैसे वाले आदमी की भनक लग जाती है। नानू कक्का ने कहा, तुम इसे बस मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस मुझे डिटेल बता दो। मैंने पूछ लिया, और इस वर्दी वाले चालक के बारे में क्या? नानू कक्का ने नरम लहजे में कहा, अरे बिल्कुल, तुम बनोगे ड्राइवर, और कौन? फिर नानू कक्का ने अपना चेक बुक निकाला और 1,000 रुपए का चेक लिखा। उन्होंने उसे बड़े सलीके से मोड़ा और अपने एक पुराने कोट के भीतरी जेब में रख दिया। और उन्होंने मुझसे कहा, जाओ और अपने धोबी को बुलाओ। मैंने धोबी को बुलाया और मामा ने उसे कोट दिया और बाहर ले जाकर उससे बातें की। फिर हम सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए और नानू काका ने पूछा कि क्या वह उस कार को ट्रायल के लिए ले जा सकते हैं, जो हमारे दिमाग में थी। हम मैनेजर से बात कर भी नहीं पाए थे कि धोबी दुकान में पहुंचा। एक हाथ में नानू काका का गंदा कोट पकड़े और दूसरे हाथ में चेक को लहराते हुए धोबी हांफता हुआ बोला, ओह, आप यहाँ हैं? देखिए, इस कोट में क्या छूट गया आपका। नानू कक्का ने हाथ की लंबाई जितनी दूरी पर चेक को पकड़ा और अपनी जीभ को कई बार टक टक की आवाज करते हुए कहा, अरे कितना लापरवाह हूं मैं भी, हमेशा ही ऐसी गलती हो जाती है मुझसे, उसमें भी ये वाहक चेक है, इसे तो कोई भी कैश करा सकता था। यहाँ आओ भले आदमी। उन्होंने धोबी से कहा, यहाँ तुम्हारे लिए एक इनाम है, ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और उन्होंने उसे 2 रुपए का नोट और पीठ पर शाबाशी के रूप में एक थपकी दी। पैसे की इस नुमाइश के बाद ट्रायल के लिए कार ले जाना काफी आसान था। मैंने अपना सफेद जोधपुर कोट और नारंगी रंग की पगड़ी पहनकर गाड़ी चलाई और नानू काका आराम से पीछे बैठ गए। वह पूरी तरह से बिल्कुल वही दिख रहे थे जो वह दिखना चाह रहे थे, एक देशी रियासत के एक खानदानी पंडित। फिर हम मंत्री के घर गए और वहां नौकर एवं सचिव नानू काका के आसपास एकदम आगे पीछे कर रहे थे, पर उन्होंने अपना काम बताने से इनकार कर दिया और केवल आगंतुक पुस्तिका लाने के लिए कहा। फिर नानू कक्का ने कहा, मैं बस अभी औपचारिक बात करने आया हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मंत्री जी को परेशान किया जाए। यह केवल एक औपचारिकता है जिसे हम लोग पुराने रजवाड़ों में आज भी मानते हैं। महाराज इन शिष्टाचारों का सख्ती से पालन करते हैं। वे लोग आगंतुक पुस्तिका लाए और मैंने नानू कक्का को प्रशंसा भरी नजरों से देखा, क्योंकि उन्होंने अपना नाम एकदम सजाते हुए लिखा, निन्नौर के महाराजा का खानदानी ज्योतिषी। अंत में उन्होंने अपना दिल्ली का पता दिया, यानी मेरा पता। आगे बिना एक शब्द बोले, और चूंकि वह बड़ी जल्दी में थे, वह कार में चढ़ गए और बड़ी जोर से कहा, अरे मुझे महाराजा सुतकत्ता के महल में ले चलो, मुझे वो सभी कुंडलियां लौटानी है जो मुझे सौंपी गई है। जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक काला खद्दर पहने हुआ एक बंदा हमें झांक रहा था। हम लोग घर पहुंच गए। हमने अभी-अभी चाय खत्म की थी और हम नए बिल्ली के बच्चे को घर में रहने का प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे थे, जिसने अभी-अभी फर्श पर गंदा कर दिया था। उसी समय एक कार जिस पर सफेद त्रिभुज बना था, घर के सामने रुक गई और नानू काका हाथ जोड़कर कल्याण मंत्री का स्वागत करने बाहर गए, जो उन्हीं से मिलने आए थे। नानू काका ने उनसे मुलाकात की। नानू काका कल चले गए। उनका मिशन पूरा हो गया। मुझे कभी यह नहीं पता चल पाया कि वह किस सिलसिले में मंत्री से मिलना चाहते थे।
इसके अलावा मुझे आश्चर्य भी होता है कि क्या होगा जब मंत्री को पता चलेगा कि मेरे मामा कभी भी निन्नौर नामक जगह से तो 100 मील के आसपास भी नहीं रहे हैं। हालांकि अब मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि नानू कक्का अपने अंगोछा की एक तह को लपेटने से भी पहले इस मामले को निपटा लेंगे।